हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों 10+2 अर्थात जिन्होंने 12th कर रखा है उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज आ गई है। आरआरबी एनटीपीसी 10+2 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो दोस्तों आओ इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों इसके फॉर्म आपके 21 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसमें रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप 20 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फीस सबमिट किस डेट तक कर सकते हैं। तो दोस्त आप लोग 21 से 22 अक्टूबर तक आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। अगर बाय द वे आपने कोई एरर कर दी है या आपने कोई गलती कर दी है आपने अपने फॉर्म भरने में, तो उसकी जो करेक्शन की डेट है वो आपकी क्या बताई गई है। आपकी बताई गई है 30 अक्टूबर से 1 नवंबर। मतलब आप इस डेट के बीच में आप अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन करवा सकते हैं। और आगे क्या बताया गया है, आगे आपको यहाँ पे लिखा है डेट फॉर CBT1 एंड अदर स्टेटस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी इनिशिएटेड फॉर टाइम टू टाइम थ्रू द वेबसाइट ऑफ द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एज लिस्टेड एज पारा D20। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा गया इसका मतलब ये है कि आरआरबी की वेबसाइट पे CBT का एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में क्या कर दिया जाएगा, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपकी कौन कौन सी पोस्टें निकली हैं, तो आपकी 4 प्रकार की पोस्टें निकली हैं। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की, आपकी ट्रेन्स क्लर्क की निकली हैं और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की निकली हैं। दोस्तों जो टाइपिस्ट हैं इसमें आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा आपकी CBT1 CBT2 के बाद। ठीक है दोस्तों। और आगे क्या बताया गया इसमें, यहाँ पे वैकेंसी और जो आई हैं उनके बारे में डिटेल्स बताई गई हैं। तो दोस्तों जो आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है ये आपकी 7th पे स्केल की आपकी क्या है पोस्ट है। इसकी सैलरी क्या रहने वाली है 21,700 रुपये। और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है वो आपका रहने वाला है B2 टाइप। दोस्तों अभी आगे देख लेंगे कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो B2 C2 C2 A3 इसका मीन्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों। और इसमें जो एज क्राइटेरिया रहने वाली है वो 18 से 30 साल, मतलब आपका 1/1/2025 तक आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो टोटल वैकेंसी आई वो आपकी कितनी आई हैं 2022। ठीक है। और आपकी अगली जो पोस्ट है वो है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की। ये आपकी 7th पे स्केल की क्या है पोस्ट है। इसमें आपकी कितना मतलब इनिशियल पे मिल रहा है आपको 19,900 रुपये। और दोस्तों इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है वो CT टाइप रहने वाला है। और इसमें जो आपका एज क्राइटेरिया वो कितना है 18 से 30 साल। और दोस्तों जिनको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है उनके लिए जो आपकी जो एज रहने वाली है वो 18 to 33 के बीच में लाई होनी चाहिए। और दोस्तों जो आपकी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की टोटल पोस्टें आई वो कितनी आई हैं 361। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपकी जो तीसरी पोस्ट है वो क्या है आपकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो दोस्तों ये भी आपकी 7th पे स्केल की क्या है पोस्ट है। इसमें आपका जो इनिशियल पे मिलने वाला है वो मिलने वाला है 19,900 रुपये। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा वो C2 टाइप रहेगा। इसमें जो एज रिलैक्सेशन वो भी 18 से 30 साल रहेगी। और इसमें जो टोटल वैकेंसी आई हैं 990 पोस्टें आई हैं। आपकी जो चौथी पोस्ट है वो क्या है ट्रेंस क्लर्क। ये आपकी क्या है 7th पे स्केल की क्या है पोस्ट है। और इसमें जो इनिशियल पे रहने वाला है 19,900 रहने वाला है। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा वो भी A3 टाइप रहेगा। और दोस्तों जो एज रिलैक्सेशन है जो एज क्राइटेरिया है वो आपका 18 से 30 साल रहेगा। और इसमें जो टोटल पोस्टें आई हैं नंबर ऑफ वो आई हैं 72, मतलब सबसे कम जो नंबर ऑफ पोस्टें आई हैं वो आई हैं आपकी ट्रेंस क्लर्क में। और टोटल आपकी पोस्टें कितनी है 3,445। ठीक है दोस्तों। और अब आगे क्या इसमें बताया गया है, candidates should ensure that they possess fulfill all eligibility condition prescribed for the post as on the closing date of online registration. For example, as on 20 September, candidate waiting for final result of prescribed educational qualification should not apply। मतलब यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है जो भी स्टूडेंट या जो भी बच्चे अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों यहाँ क्या लिखा गया, कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन मोबाइल नंबर वैलिड एंड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी एंड कीप द सेम मोबाइल एंड ईमेल active for the entire duration of recruitment as RRBs shall send a recruitment related to communication only through SMS and email till the recruitment is completely over। मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट है उसका खुद का नंबर होनी चाहिए, उसकी पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए जो
मतलब आपकी चालू रहनी चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपका आरआरबी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा कि आपका फ़ोन पे आपकी मैसेज नहीं जा रहा है या कोई एरर आ रही है, ठीक है दोस्तों? तो आपका जो होनी चाहिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमेशा चालू रहना चाहिए। यहाँ पर ये बताया गया है। आगे क्या बताया गया है यहाँ पे? आगे आपका बताया गया है मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड। जो वहाँ पे आपने देखा था C2, B2 टाइप, वो मतलब उस मेडिकल स्टैंडर्ड को क्या करते हो? फुलफिल करते हो, ठीक है? अभी आगे देख लेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। और आगे आपका क्या बारे में बताया गया है यहाँ पे? यहाँ पे बताया गया है डिटेल्स फिल्ड इन द क्रिएट इन अकाउंट फॉर्म, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी कैन नॉट बी मॉडिफाइड एट एनी स्टेज वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड। तो यहाँ पे बताया जा चुका है सफा सफा कि आपका अगर एक बार अकाउंट क्रिएट हो चुका है और उसमें आपने जो भी ईमेल आईडी और नंबर फिल किए हैं वो दोबारा आपका चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी बड़े ही सूझबूझ के साथ फिल करना। आगे क्या बताया गया है? आगे यहाँ बताया गया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाइक मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेशन, रिस्ट वॉचेस और एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस और पेन पेंसिल, वॉलेट, पर्स, बेल्ट, शूज एंड मेटेलिक वेयर्स इंक्लूडिंग ऑर्नामेंट्स etc आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। मतलब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी गैजेट नहीं ले जा सकते हैं, आप कोई भी फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, आप पेन और पेंसिल इसको भी नहीं ले जा सकते। याद रखना, पेन और पेंसिल भी नहीं ले जा सकते हैं, आप अपनी वॉलेट भी नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है? इन बातों को आपको याद रखना है। आगे क्या मेंशन किया गया है यहाँ पे? तो यहाँ पे मेंशन है आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी। तो दोस्तों जो सीबीटी 1 में कितने लोग क्वालिफाई होंगे? ये 15 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी होंगे। मान लो जैसे आपकी 3000 वैकेंसी निकली हैं, तो दोस्तों जो सीबीटी 1 के लिए क्वालिफाई करने वाले जो कैंडिडेट होंगे वो कितने हो जाएंगे? आपकी 3000 के 15 टाइम्स मतलब 45,000 कैंडिडेट मिनिमम लिए जाएंगे। सीबीटी 1 में मिनिमम की बात हो रही है, ज़्यादा भी लिए जा सकते हैं अगर आपके 3000 पद हैं तो इससे ज़्यादा ही ना, ठीक है? ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बताया जा रहा है द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट सेल बी टू द एक्सटेंट ऑफ 8 टाइम्स। मतलब जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें 8 टाइम्स लिया जाएगा, मतलब जितनी भी वैकेंसी है उसके 8 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ठीक है? आगे क्या बताया गया है? तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया है। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन सीबीटी, डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन शैल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/3 रहने वाली है। मीन्स अगर आप 3 रॉन्ग करते हैं क्वेश्चन के आंसर को तो आपका 1 मार्क्स क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है? आगे आपका क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? आगे यहाँ पे बताया जा रहा है those awaiting result of the final examination for the prescribed qualification are not eligible and hence should not apply। तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे ये भी बता दिया गया है जो अपना रिजल्ट का अवेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो कृपया फॉर्म ना फिल करें, ठीक है? और आगे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट शुड ईदर देयर नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द एसएसएलसी मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों जो कैंडिडेट हैं उनका नाम, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पे कुछ और नाम लिखा है और आपके आधार कार्ड पे कोई और नाम लिखा है, ठीक है? तो इन बातों को याद रखना, आपके 10th की मार्कशीट के बेसिस पे होना चाहिए। और आगे आपको क्या बताया गया है? आपका आगे बताया गया है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बताया गया SC/ST कैंडिडेट हु विश टू अवेल फ्री ट्रेवल अथॉरिटी will have to indicate yes in the relevant column in the online application and upload valid caste certificate। तो जो SC और ST कैंडिडेट हैं जो अपना एग्ज़ाम फ्री ट्रेवल करके जाके देना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन में एक स्टेप होगा, वहाँ पे उनको यस फिल करना होगा और अपना वैलिड का सर्टिफिकेट भी देना होगा, तब वो फ्री ट्रेवल कर सकते हैं सीबीटी 1 एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है? आगे आपका क्या बताया गया है? आगे यहाँ बताया गया एनी अटेम्प्ट टू मिस यूज दिस ट्रैवलिंग अथॉरिटी
shall lead to rejection of candidature at any stage of the recruitment process and debarment for future examination conducted by RRB। तो यहाँ क्लियरली मेंशन है कि आप अगर जो आपकी फ्री ट्रेवल जो आपको दिया जा रहा है, अगर आप उसको मिस यूज करते हैं, मतलब आप गलत तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को गेन करते हैं, तो आपको आने वाले RRB के किसी भी फॉर्म में फिल करने का मौका नहीं दिया जाएगा और आपको उस फॉर्म से डिबार कर दिया जाएगा लाइफ टाइम। ठीक है, इस बात को भी याद रखना, ये नहीं कि कुछ जुगाड़ बना के बड़े आराम से फ्री ट्रेवलिंग अथॉरिटी करवा ले। ठीक है, तो इन बातों को याद रखना। आगे क्या बताया गया है यहाँ पे लिखा है द RRB रेलवे यूनिट्स एंड पोस्ट वाइज वैकेंसी फॉर all the notified posts including reservation of vacancies for SC, ST, OBC, non-creamy layer, EWS, EXSM and PWBD R8 Annexure B। मतलब इनके बारे में अलग अलग जो वैकेंसी आई हैं सभी कास्ट के लिए वो Annexure B में क्या किया गया है, डिस्क्राइब कर दिया गया है। ठीक है, आगे आपको क्या बारे में बताया गया है यहाँ पे देखिए आपके मेट का स्टैंडर्ड और उसका मीन्स क्या था, अभी आप देख के आए थे। जैसे आपका मेट का स्टैंडर्ड A3 है, तो इसमें जनरल फिटनेस का मतलब क्या है, फिजिकली फिट इन आर रिस्पेक्ट, मतलब आपका हर रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, आपका फिट होना चाहिए। जैसे आपका आई साइट, मतलब आप अच्छे से देख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना होती हो, ठीक है, देखने में। और यहाँ पे बताया गया है कि विजुअल इक्विटी क्या होनी चाहिए, आपकी डिस्टेंट विजन कितना होना चाहिए, 6/9 विथ और विथआउट ग्लासेस, पावर लेंस नॉट टू एक्सीड 2D। तो 2 डायोप्टर से आपका जो होना चाहिए एक्सीड नहीं करना चाहिए आपका लेंस, ये भी होना चाहिए। आपका नियर विजन में क्या होना चाहिए, SN.6.6 विथ और विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन। तो दोस्तों जो ये टेस्ट होंगे इनमें आपका मस्ट पास होना ही चाहिए। ठीक है, कलर विजन जिससे आपको दिया होता था ऐसे ऐसे, इसमें बताना होता था कि इसमें कितना नंबर लिखा है, तो इस प्रकार के कुछ टेस्ट होंगे, इसमें आपका पास होना बहुत ही ज़रूरी है A3 मेट का स्टैंडर्ड के लिए। तो दोस्तों फिल करने से पहले ये देख लेना कि मैं इसके लिए फिट हूँ कि नहीं। आगे आपका कौन सा मेट का स्टैंडर्ड दिया है, यहाँ पे आपको दिया है B2, इसमें भी आपको फिजिकली फिट रहना है ऑल रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे बस आपके जो लेंस का डायोप्टर है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 4D। ऊपर आपका क्या था, उसमें आपका था 2D से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है 4D से एक्सीड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपको किस टेस्ट में पास होना है, फॉर फील्ड ऑफ विजन, बाइनोकुलर विजन के लिए केवल आपको पास होना है ETC। और C2 टाइप जो मेट का स्टैंडर्ड, इसमें क्या है फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, इसमें आपका जो डिस्टेंट विजन रहने वाला है 6/12 नील विथ और विथआउट ग्लासेस, मतलब आपको इसमें डायोप्टर कितना भी हो चल जाएगा लेंस का। नियर विजन SN.6 कंबाइंड विथ और विथआउट ग्लासेस, वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब आपको रीडिंग और क्लोज वर्क की आवश्यकता है इसमें। आगे आपका कौन सा मेट का स्टैंडर्ड है, तो दोस्तों आपके 3 ही मेट का स्टैंडर्ड थे, वो आपको मैंने बता दिए हैं, तो आप देख लेना आप कौन से मेट के स्टैंडर्ड में आते हैं। आगे आपको क्या बताया गया है, आगे आपका बताया गया है यहाँ पे नेशनैलिटी और सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, तो मतलब जो कैंडिडेट होना चाहिए वो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या आ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, नेपाल का भी होगा तो चल सकता है, और आप सब्जेक्ट ऑफ भूटान, भूटान का होगा तब भी चल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे भी दिया है आपका तिब्बतन रिफ्यूजी हो सकता है, तो भी वो आया हो इंडिया में और बिफोर 1 जनवरी 1962 विद द इनिटेशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग इंडिया, मतलब वो मतलब तिब्बती से रिफ्यूजी हो और वो 1962 के बाद इंडिया में रह रहा हो, वो भी फिल कर सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आप इन्हें पढ़ लेना। ठीक है, आगे क्या बताया गया आपका, आगे यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बताया गया कि आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो दोस्तों आपकी जो उम्र है 1/1/2025 तक 18 साल पूरी हो जानी चाहिए। अगर आपकी 18 साल कंप्लीट नहीं हो रही है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, एज ग्रुप 18 से 33 के बीच में होनी चाहिए। 1/1/2025 तक ये लोअर है, मतलब 18 साल आपको 1/1/2025 तक पूरी कर लेनी है। यहाँ पे अपर लिमिट दी गई है कास्ट वाइज, जैसे UR EWS है तो 2/1/1992 से पहले उसका जन्म नहीं होना चाहिए। अगर उससे पहले हुआ है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। OBC नॉन क्रीमी लेयर उसके लिए 2/1/1989 है, इसके पहले अगर उसका क्या है DOB है तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। और SC ST के लिए 1987 है। और फॉर ऑल कम्युनिटी एंड कैटेगरीज के लिए 1/1/2007 है।
ये किसके लिए? लोअर लिमिट है ऑल कैटेगरी के लिए, चाहे आप ओबीसी के हो, चाहे एससी के हो, चाहे एसटी के हो। आपकी ये 11/2007 है, मतलब आप अगर इससे पहले आपका क्या है डीओबी है तो अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लोअर लिमिट का ये मतलब होता है। आगे क्या बताया गया है? तो आगे यहाँ पे बताया गया है रिलैक्सेशन के बारे में कि किसको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप यहाँ पे ये देख लेना कि किसको कितना मिलने वाला है। जैसे ओबीसी के लिए वही 3 साल, SC/ST के लिए आपका 5 साल और UR EWS के लिए 3 साल आफ्टर डिटेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज। तो इस प्रकार से आप देख लेना किसको कितने साल मिलने वाला है। जैसे PWBD के लिए 10 साल मिल जाएगा। PWBD अगर ओबीसी इनिशियल का है नॉन क्रीमी लेयर का तो उसे 13 साल मिल जाएगा। PWBD अगर ST का है तो उसे 15 साल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से है, आप देख लेना कि इसको कितना एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और आगे क्या बताया गया है? तो आगे आपको बताया गया है यहाँ पे नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू SC/ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसी। अगर आप अनरिजर्व वैकेंसी में क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे भी मेंशन आपका कर दिया गया है कि जो डीओबी होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, वो आपकी हाई स्कूल मार्कशीट या उसकी इक्विवेलेंट जो भी सर्टिफिकेट होता है उसकी बेसिस पे होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, आपको 10th में जो भी डिटेल्स दी है उसी की बेसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल करना है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या बताया गया है? तो आगे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया है कैंडिडेट कैटेगरीज एग्जामिनेशन फीस, मतलब आपको कितनी फीस देनी है। तो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फीस कंसेशन कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो एट SI नंबर 2, मतलब ये कैटेगरी को छोड़कर आपको सबको 500 रुपये फीस देनी होगी। फॉर PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इनको क्या करना होगा? 250 रुपये फीस सबमिट करनी होगी एग्जामिनेशन फीस के तौर पे। मोड्स क्या रहने वाले हैं पेमेंट के? तो ऑनलाइन, UPI, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जैसे सभी फॉर्मों के रहते हैं। आपका आगे क्या बताया गया है? यहाँ पे आगे बताया गया है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट आर दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 50,000। Such candidates should have valid income certificate of the date of the application is prescribed format or on the letterhead of the issuing authority to this effect before filling the application and submit the same at the time of documents verification। दोस्तों मतलब जिनकी भी आय 50,000 से कम है उनके पास एक वैलिड क्या होना चाहिए? इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन डेट की एंडिंग के पहले। ठीक है, जैसे मान लो आपकी एंडिंग होने वाली है 20 अक्टूबर को, तो इससे पहले आपका क्या होना चाहिए? बन जाना चाहिए आपका इनकम जो सर्टिफिकेट है। ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहा है EBC EWS आर डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, मतलब ये भिन्न कैटेगरी हैं। EBC शुड नॉट बी कंफ्यूज विद OBC, मतलब EBC और OBC एक दूसरे में कंफ्यूज ना है कि हम OBC हैं कि EBC। ठीक है, EBC का मतलब होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, जिनकी आय 50,000 से कम होती है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आएंगे, और जिनकी इनके ऊपर होगी वो OBC में आ जाएंगे, OBC कैंडिडेट वाले। ठीक है, आगे क्या बताया गया है यहाँ पे? तो जब आप पेज नंबर 18 पे आएंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ दिस CN5 अपॉन 2024। तो आपको एग्जाम ड्यूरेशन कितने मिलने वाला है? आपका 90 मिनट का। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं? जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स आपके 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन, टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, और आपको कितने टाइम मिलने वाला है? आपका 90 मिनट का मिलने वाला है। और यहाँ पे क्या बताया गया है? द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट फॉर एलिजिबल PWBD कैंडिडेट अकम्पनीड विथ स्क्राइब। तो दोस्तों जो PWBD कैंडिडेट होंगे उनको 90 मिनट की जगह 120 मिनट मिलेगा, मतलब 30 मिनट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और यहाँ बताया गया देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3। ठीक है, मतलब 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। आगे क्या बताया गया है? तो आप जब पेज नंबर 22 पे आएंगे तो यहाँ पे बताया गया जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं उसके अंदर, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, तो इस प्रकार आप देख लेना। और जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या आपके आने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा, करंट अफेयर्स, और क्या आएगा फिजिकल, सोशल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, इससे रिलेटेड आएंगे क्वेश्चन, यहाँ पे ये बताया गया है। और जब आप पेज नंबर 23 पे आएंगे तो यहाँ पे जो आपका CBT 2 एग्जाम है
उसके बारे में बताया गया। इसमें भी आपका 90 मिनट ड्यूरेशन रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैथमेटिक्स के आपके 35 और जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए हैं 120। CBT 1 में कितने थे 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके जनरल अवेयरनेस में क्या हुआ है, क्वेश्चन की जो संख्या है उसकी बढ़ी है। ठीक है, और ठीक CBT 1 की बेसिस पे PW जो BD का जो टाइम दिया गया था 90 मिनट की जगह 120 मिनट दिया गया था, ठीक उसी प्रकार CBT 2 में भी दिया जाएगा। और जब आप पेज नंबर 24 पे आएंगे तो यहाँ लिखा है कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट विल बी कंडक्ट आफ्टर क्वालिफाइड सेकेंड स्टेज CBT ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑप्शन चूज अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्टें 4 आई थी मतलब, और उसमें से जो आपकी 2 पोस्टें हैं टाइपिस्ट वाली, उसमें केवल आपको क्या करना है, आपको कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट देना है। और यहाँ पे आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में होनी चाहिए। पर्सनल कंप्यूटर ओनली विदाउट एडिटिंग टूल्स। ठीक है, और जब आप पेज नंबर 26 पे आएंगे तो यहाँ बताया गया कि आपका फोटोग्राफ किस प्रकार से होना चाहिए। तो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, उसकी साइज क्या होना चाहिए 30 KB से 70 KB के बीच में होनी चाहिए। आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 30 KB से 70 KB के बीच में, और किस फॉर्म में JPEG फॉर्म में। और आपका जो SC ST सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो अपना SC और ST कैंडिडेट लगाएंगे अपलोड करेंगे, वो कैसा होना चाहिए आपका 500 KB के आसपास होना चाहिए। ठीक है, और स्क्रैप फोटो जो होना चाहिए वेन एवर अप्लीकेबल, अगर आपके एप्लीकेबल है तो वो आपका जो स्क्रैप फोटो वो 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। और जब आप पेज नंबर 43 पे आएंगे तो यहाँ पे बताया गया कि आपका इनकम सर्टिफिकेट किस प्रकार से होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से इसमें आपकी डिटेल्स फिल होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बताया गया आगे, यहाँ पे बताया गया इनकम सर्टिफिकेट फॉर EBC मतलब इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए किस प्रकार से होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से आपका होना चाहिए। ठीक है, और आगे आपका क्या बताया गया है, डिक्लेरेशन कैसे होना चाहिए, जो एनेक्सोर 4th में है उसका जो डिक्लेरेशन कैसे होना चाहिए, कुछ इस प्रकार इस फॉर्मेट में होना चाहिए। और आपका फॉर्म 5 यहाँ पे आपका बताया गया है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी जो होना चाहिए कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका एनेक्सोर 5B है उसमें जो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है वो किस प्रकार से, तो आपकी डिसेबिलिटी कई प्रकार की होती है ना, तो अलग अलग प्रकार की जो डिसेबिलिटी है उसका मतलब जो सर्टिफिकेट होना चाहिए किस प्रकार का होना चाहिए बताया गया है। ठीक है, और जब आप पेज नंबर 58 पे आएंगी तो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया गया है। मतलब आपका अगर कॉमर्शियल आपका कम टिकट क्लर्क में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास टाइपिंग स्किल भी होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। ठीक है, आपके जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपका क्या होना चाहिए 12th होना चाहिए, 10 क्लर्क में भी 12th होना चाहिए, लेकिन जो टाइपिस्ट है इसमें आपके पास टाइपिंग स्किल होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। और जब आप पेज नंबर 58 पे आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग रीजन में कितनी पोस्टें हैं, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस रीजन में कितनी नंबर ऑफ पोस्टें हैं, आपकी OBC की और उसमें UR SC ST की कितनी पोस्टें हैं। तो इस प्रकार से आप थोड़ा गेस कर सकते हैं कि किसमें फिल किया जाए फॉर्म, तो हमारा जो कंपटीशन है कम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब देखे जाएंगे आगे पेज को स्क्रॉल करते जाएंगे तो सभी जो आपके रीजन हैं उनकी वैकेंसी की डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आपकी वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और हम कल आपकी वीडियो लाने वाले हैं कि हाउ टू फिल फॉर्म 10+2 RRB NTPC। ठीक है दोस्तों, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।